हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन, जो कि हम बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें लाइट रिएक्शन जो था अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज बनने का अमल होता है। जो एटीपी और NADPH2 होते हैं वो आके यहाँ पे यूज़ होते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास बन जाते हैं। वो फिर आके डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं। या हमारे पास डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन होता है, यानी लाइट रिएक्शन पे ये डिपेंड करता है। जो हमारे पास लाइट रिएक्शन पहले होता है वो लाइट पे डिपेंड करता है, फिर ये जो है वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी सूरज की रोशनी इसके लिए या कोई भी लाइट जो है वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये नाइट में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है। तो लाइट के लिए ये इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, बट लाइट रिएक्शन के लिए ये डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ नॉट मस्ट, यानी लाइट का होना जो है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ख़ास ज़रूरी नहीं है। इसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि केल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने इसको स्टडी किया था, कैलिफोर्निया में वो पढ़ता था, तो इसलिए उसके नाम पे हम इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसके हमारे पास 3 स्टेप्स है। ये साइकिल जो है 3 स्टेप्स में हमारे पास है। पहला इसका है हमारे पास कार्बन फिक्सिनेशन, दूसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है रीजनरेशन ऑफ राइबोलोस बाइफॉस्फेट। 3 स्टेप्स इसमें होते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन। तो एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करवाते हैं तब उसको हम कहते हैं कि कार्बन की फिक्सेशन हो रही है। इन राइबोलोस बाइफॉस्फेट जो है वो हमारे पास 5 कार्बन का कीटो शुगर है, जो कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे थैलेकॉइड वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोमा होता है। तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जाके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, राइबोलोस बाइफॉस्फेट, और ये जाके राइबोलोस बाइफॉस्फेट में अपनी फिक्सेशन करवाता है। जब ये यहाँ पे फिक्स होगा तो वो कैसे होगा उसको पढ़ते हैं। जब पहले हमारे पास राइबोलोस बाइफॉस्फेट नहीं होता है, ये हमारे पास राइबोलोस फॉस्फेट होता है, 5 कार्बन वाला शुगर होता है। इसमें हम ATP जब डाल देते हैं तो ATP जो है वो अपना फॉस्फेट इसको दे देता है, फिर ये बाइफॉस्फेट, यानी इसमें फिर 2 फॉस्फेट आ जाते हैं, तब हम इसको कहते हैं राइबोलोस बाइफॉस्फेट। लेकिन असल में इसके लिए कितनी ATPs दरकार होती है? राइबोलोस फॉस्फेट जो कि हमें पता है 5 कार्बन वाला शुगर है, तो हम वहाँ पे हमारे पास 3 राइबोलोस फॉस्फेट शुगर होता है। 3 होंगे यानी उसमें 15 कार्बन होंगे, क्योंकि 5 कार्बन वाला एक है, तो 3 होंगे तो 15 कार्बन होंगे। इसके लिए फिर हम 3 ATPs लेते हैं। अगर 3 हमारे पास RUP है तो 3 हम ATP लेते हैं, क्योंकि हर ATP जो है हर एक को अपना अपना फॉस्फेट देगा। एक को देगा, दूसरा दूसरे को देगा, तीसरा तीसरे को देगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3RUBP, यानी 3 राइबोलोस बाइफॉस्फेट, और 3 ADP जो है वो रिलीज़ हो जाएंगी, क्योंकि फॉस्फेट इनसे जा चुका होगा। तो ये हमारे पास एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। अब कार्बन फिक्सेशन कैसी होती है? जब हमने इसको राइबोलोस बाइफॉस्फेट बना लिया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को जाके एक्सेप्ट कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन यहाँ पे अब हो सकती है। तो RUBP जो है वो हमारे पास 3 प्रेजेंट होती है, पहले भी बताया था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। ईयर से भी हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे और ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, और यानी इसके फिक्सेशन के लिए हम इंजाइम भी यूज़ करेंगे, जो कि रुबेस्को इंजाइम है। काफ़ी ये प्रोटीन है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कॉमन है रुबेस्को इंजाइम। तो जब इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाता है, ये हमारे पास 6 अनस्टेबल कंपाउंड बना लेता है। जब इसकी फिक्सेशन यहाँ पे हो जाती है तो उसको ग्लाइसरिक एसिड बना लेता है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड बना लेता है, जो कि एक स्टेबल एक जो है वो ये हमारे पास डार्क रिएक्शन का पहला जो है प्रोडक्ट है हमें मिल रहा है। तो ये हमारे पास 6 अनस्टेबल कंपाउंड बन रहे हैं, लेकिन हर 6 कंपाउंड में से हर एक जो है वो अलग अलग होगा। वो कैसे देखते हैं।
6 कंपाउंड जो है वो हमारे पास ऐसे होंगे, फास्फोग्लाइसरिक एसिड, फास्फोग्लाइसरिक एसिड, फास्फोग्लाइसरिक एसिड एंड सो ऑन टिल 6 तक। ये हमारे पास 6 कंपाउंड बनेंगे। ये क्या होंगे? ये शुगर होंगे, 3 कार्बन वाले शुगर होंगे जिसको हम ट्रायोस बोलते हैं। ये सारे 3 कार्बन वाले शुगर होंगे, सारे 3 कार्बन से बने होंगे। अब PGAL फास्फोग्लाइसरिक एल्डिहाइड हम बोलेंगे। ये फार्मूला सिर्फ याद रखिए, आगे जाके हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो मिलने वाला है। तो हमारे पास कार्बन फिक्सेशन में क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो गया तो हमारे पास 6 अनस्टेबल कंपाउंड जो है वो हमारे पास मिल गए, जिसको हम बोल सकते हैं कि 6 पागल मिल गए। ठीक है, तो अब वो 6 पागल आगे जाके क्या करेंगे? दूसरा हमारे पास स्टेप है रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको हम रिडक्शन बोलते हैं ना। तो जब रिडक्शन आएगा, रिडक्शन में वो जो 6PGA यानी 6 पागल जो हमारे पास बन गए हैं वो आएंगे, अब 6 ATP को लेंगे। जब 6 ATP जो है फॉस्फेट और एनर्जी को लेंगे तो ये हमारे पास डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाएगा और 6 ADP जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब 6 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो NADPH2 को 6 NADPH2 को भी ले लेगा, यानी ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे भी यानी इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आके इसकी एडिशन होगी। तो रिडक्शन का तो यही मतलब है ना कि हाइड्रोजन की एडिशन हो, इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो, तब ये आके हमारे पास 6 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड बना लेंगे और ये NADP जो है वो हमारे पास रिलीज हो जाएंगे। तो ये PGAL जो है इसका फार्मूला है C3H6O3। ये भी हमारे पास 3 कार्बन वाला शुगर है। एल्डिहाइड का मतलब कि ये शुगर कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। तो 6 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड जो है वो हमें मिल गए। अब तीसरा इसका स्टेप है रीजनरेशन ऑफ RUBP राइबोलोस बाइफॉस्फेट। पहले इसको देखते हैं कार्बन फिक्सेशन कैसे हो रही है। ये साइकिल जो है वो चलता जा रहा है, कार्बन जो है उसमें आके ऐड हो जाएगा। वो कैसे? पहले हम RUP को लेते हैं, उसमें 3 ATP ऐड करने के बाद RUBP बन जाता है जो कि हमारे पास 5 कार्बन शुगर है। पहला स्टेप यहाँ से लेते हैं। फिर ये जब जाएगा वहाँ से 3 कार्बन डाइऑक्साइड आके इसके साथ फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये जब फिक्स हो जाएंगे 6PGA बना लेगा जो कि 3 कार्बन वाले होंगे। अब 6PGA जब आएगा तो वहाँ पे ये अभी रिडक्शन का अमल हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब 6 ATP हम डालेंगे, 6 ATP में जो फॉस्फेट है वो ऐड हो जाएगा और ADP जो है वो रिलीज हो जाएंगे 6 ADP। फिर इसमें 6 NADPH हम डालेंगे जो कि हाइड्रोजन जाके वहाँ पे लग जाएगा और NADP जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब ये हमारे पास 6 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड जब बन जाता है, ये हमारे पास 3 कार्बन वाले होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन वाले शुगर होते हैं। 6 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड जब बन जाएगा, उसमें 6 है ना, तो 6 में एक जो है वो रिमूव हो जाएगा बाहर और 5 जो है वो दोबारा जाएंगे साइकिल में। जब दोबारा 5 जाएंगे फिर वहाँ से ATP ये ले लेंगे, RUBP बन जाएंगे। फिर इसी तरह ये साइकिल स्टार्ट होता रहेगा। पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रोमा में 5 कार्बन वाला RUP पड़ा होता है। ठीक है, जब यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा फिर आगे जाके ये RUP जो है दोबारा ATP को ले लेगा। ठीक है, 5 कार्बन वाला। तो जब ये दोबारा ये ले लेगा फिर कार्बन फिक्सेशन दोबारा कंटिन्यू होती रहेगी, ये साइकिल चलता रहेगा। अब एक PGAL जो है वो रिमूव हो जाएगा, दोबारा ये जाएगा, दोबारा ये साइकिल इसी तरह होता रहेगा। दूसरा PGAL जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। ये साइकिल डार्क रिएक्शन जो है वो हमारे पास 2 टाइम होगा। 2 टाइम जब होगा तो हमारे पास एक बार जब ये होगा ये रिमूव कर देगा, दूसरी बार जब होगा दूसरा रिमूव कर देगा। अब कैसे? 5 PGAL रिमेन इन साइकिल। जो 5 PGAL होंगे ना वो दोबारा साइकिल में होंगे, दोबारा साइकिल को स्टार्ट करेंगे, RUP बन जाएगा। ठीक है, जब ये रिमूव हो जाएगा तब
RUP यही मैंने बताया था, ATP लेगा फिर इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। PGAL से PGAL जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब डार्क रिएक्शन जो है 2 टाइम अकर होता है। 1 PGAL का फार्मूला मैंने ऊपर भी बताया था कि C3H6O3 है, C3H6O3 है। 1,6C3H6O3 लिया, ठीक है, एक बार रिमूव हो गया PGAL, दूसरी बार जब रिमूव हो गया C3H6O3, अब जब इन दोनों का सम अप किया तो हमारे पास बना C6H12O6, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना। अब ये डार्क रिएक्शन में हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बन गया। अब टोटल काउंट हम कैसे करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई है एक डार्क रिएक्शन में। अब हम देखते हैं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। जो हमारे पास डार्क रिएक्शन है वो तो 2 डार्क रिएक्शन हुए, ठीक है, 2 बार हुए, 2 डार्क रिएक्शन हो गए, ठीक है। 2 डार्क रिएक्शन में हमारे पास कितनी ATP जो है वो यूज़ हुई, कितनी ATP यूज़ हुई, 6 ATP जो है वो रिडक्शन में यूज़ हुई है, और 3 जो है वो हमारे पास कार्बन फिक्सेशन में यूज़ हुई है, जैसे कि ये है 3 ATP यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है, और 6 जो है वो यहाँ पे यूज़ हुई है। तो एक डार्क रिएक्शन में 9 ATP जो है यूज़ हुई है, 9 को डबल करो 18 बन जाएगा। 18 ATPs यूज़ हुई है 2 डार्क रिएक्शन के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड एक डार्क रिएक्शन में हमने पढ़ा कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आके ऐड हो रहे हैं। एक डार्क रिएक्शन में 3 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 बार डार्क रिएक्शन हो रहा है तो 3 3 ज़ा 6, तो 6 CO2 जो है वो आके ऐड हो रहे हैं, ठीक है। 18 ATPs चाहिए होती है, 6 जो है वो CO2 जो है वो चाहिए होता है। अब टोटल NADPH की बात करते हैं, NADPH की बात करते हैं। NADPH यहाँ पे आप लोगों को रिडक्शन में दिख रहा होगा कि सिर्फ रिडक्शन में ही ये यूज़ हुआ है। तो 6 एक बार यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में, दूसरी बार भी 6 यूज़ होगा, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल 12 यूज़ हुआ है, ठीक है। 6 एक डार्क रिएक्शन में, 6 दूसरे डार्क रिएक्शन में, तो टोटल हमारे पास 12 NADPH जो है वो यूज़ हुआ है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें जो है 18 ATPs की ज़रूरत पड़ी है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ी है। तो ये था हमारा जो है टोटल काउंट के एक डार्क रिएक्शन यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। तो हमें क्या पता चला है कि लाइट रिएक्शन से हमारे पास 18 ATPs लाइट रिएक्शन में बनी है और आके यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यूज़ हुई है, और 12 NADPH2 जो है वो बना है और यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये था हमारे पास डार्क रिएक्शन। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। तो तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं और आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मेरी जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।